ठीक है, ये एक अगला सवाल हम लोग कर रहे हैं, बहुत आसान सा सवाल है। फिगर दे रखा है, एक लूप है ये L1, इसमें एक करंट चल रहा है I1, वैसे यहाँ पे 1 एम्पियर का फिगर में दे रखा है। इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। दूसरा एक सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ये L2 है, I2, ठीक है ना, ये करंट इनमें I2 है, लेंथ है। और एक पॉइंट O लिया है जहाँ पे इन दोनों सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो भी आएगा, इसकी वजह से जितना होगा, इसकी वजह से जितना होगा, दोनों का नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। क्वेश्चन में पढ़ के सर, टू कोएक्सियल मतलब एक ही एक्सिस में है, वो रिंग भी और ये रिंग भी, उसका सेंटर बिल्कुल एक ही एक्सिस में आता है। छोटा रिंग हो बड़ा रिंग हो, मगर सेंटर सेम एक्सिस में आ रहा है। तो टू कोएक्सियल सर्कुलर लूप L1 एंड L2 ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड एज शोन, ये जैसे हमने फिगर में दिखाया है, ठीक है। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप L2? L2 में कितना करंट और क्या डायरेक्शन होना चाहिए, सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O बी 0, O पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए। कितनी बात सुन में? तो बोला कि इसमें जो भी डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, करंट का जैसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहे हैं, तो इसका अपना एक डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पे हम चाहते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए, तो इसके जस्ट अपोजिट करंट ले जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्लॉकवाइज दिखाएंगे, तब जाके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट में बनेगा। जैसे इसका इनवर्ड बन रहा होगा तो उसका आउटवर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड 0 हो, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट में होना चाहिए, ठीक है ना। तो I2 क्या होगा, I2 जो है अपोजिट टू I1 होगा, I1 के अपोजिट में होगा। कितनी बात सुन में? आगे चले। अब क्या बताया कि O जो है एक पोजीशन है, पॉइंट है, जो इस लूप के एक्सियल डायरेक्शन में आता है, एक्सियल पे आता है, यानी इस सेंटर के एक्सियल मैंने दूर पे पढ़ रहा है, उस वाले लूप के भी एक्सियल पे पढ़ रहा है। तो एक्सियल का मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला तो पता ही होगा, ठीक है ना। कितनी बात सुनी? μ0/4 पाई 2 पाई NIR² अपॉन R² प्लस A² 3/2 का पावर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन क्या बताया कि इससे जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा, उससे भी सेकंड वाले लूप से भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तभी तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो है दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे सेम आना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो जिस डायरेक्शन में करंट लूप 1 में चलेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट लूप L2 में चलेगा। तो हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं इसको। सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O is 0, so the direction of current in loop L2 should be opposite to लूप L1 के लूप में करंट का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। कितनी बात सुन गई? अब दूसरी बात क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू लूप L1 should be equal to magnetic field at O due to loop
L2, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बराबर आना चाहिए। जितना इससे मैग्नेटिक होगा उतना उससे भी होना चाहिए, और डायरेक्शन से तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही बात, इसे नोट करिए। ठीक है, अब इस लूप से, पहले वाला लूप से ओ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो अलोंग द एक्सियल है, और एक्सियल का जो फॉर्मूला होगा वो पहले वाले लूप का वो निकालते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI1 R1 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर A1 स्क्वायर 3/2। ये तो इधर से हो गया, इस वाले लूप से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसे ही बोला कि इस वाले लूप से यहाँ पे कितना होगा, तो वो लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI2 R2 का स्क्वायर, फिर R2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर होल 3/2 का ये पावर आ जाएगा। कितनी बात सुन में, आगे चले हम लोग, पीछे चले। अब क्या बताया, ये जो है म्यू नॉट अपन 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 2 पाई n कैंसिल हो जाएगा। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले। यहाँ पे जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर हम लोग डाल देंगे, मीटर में भी कन्वर्ट कर लेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर लिखा ही है, इसमें दिया हुआ, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे रेडियस जो है ना 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, ये डालने जा रहे हैं। ठीक है ना, और इसके बाद ये क्वेश्चन को मिटाता हूँ मैं, क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, अब क्वेश्चन का काम हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या दे रखा है इसमें, R1 स्क्वायर अपॉन, इसका जो ना 3 सेंटीमीटर था तो 0.03 का होल स्क्वायर, और 4 सेंटीमीटर 0.04 का होल स्क्वायर 3/2। ठीक है ना, यहाँ I1 भी है, I1 करंट I1 भी है, I1 R1 स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे ही हम लोग देखेंगे I2 R2 स्क्वायर, यहाँ रेडियस कितना है 4, तो रेडियस का 0.4 का होल स्क्वायर, और A होगा हमारा 0.03 का होल स्क्वायर, और इसका जो पावर है 3/2 है। कितनी बात सुन रही, आगे चले पीछे चले। अब देखिए ये जो देख रहे हैं, ये A स्क्वायर B स्क्वायर मान लेते हैं, इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ पे भी वही चीज़ है, B स्क्वायर पहले हो गया, A स्क्वायर बाद में हो गया, वैल्यू तो नहीं है, तो ये पूरा वैल्यू जो ये वाला वैल्यू है वही ये वाला वैल्यू है, रिजल्ट सेम आएगा दोनों केस में। इसका मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये जो है कैंसिल हो जाएंगे। कितनी बात सुन में, अब क्या बचेगा, I1 R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू I2 R2 का स्क्वायर। एक ये रिलेशन हमारा आ गया यहाँ पे, जब भी कभी सर्कुलर लूप में करंट जा रहा होगा, उनके बीच में कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रहा है, तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, कुछ की ज़रूरत नहीं। पहले वाले करंट और रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरा करंट एंड रेडियस का स्क्वायर आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ से 4 लिया, यहाँ से 3 लिया, तो डिस्टेंस बराबर किया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं टोटल डिस्टेंस ले x, तो यहाँ से r लेंगे, तो इधर का बोलेंगे r माइनस एक्स। बात समझ में आ रही है, तो इधर जैसे यहाँ पे लेंगे x, यहाँ r माइनस एक्स लेंगे, इधर लेंगे r माइनस एक्स स्क्वायर, इधर लेंगे एक्स स्क्वायर, बात बराबर ही आएगी। तो वो डिनोमिनेटर कैंसिल होना ही होना है, डिनोमिनेटर कैंसिल होना ही होना है। तो ऐसे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बीच में कहीं पे 0 हो जाता है, तो उसमें ये सब कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ बचता है हमारा I1 R1 स्क्वायर प्लस I2 R2 स्क्वायर। ये हमारा एक
रिलेशन बच जाएगा और इससे जो भी चीज़ दिया हुआ वो डालिए और दूसरा निकाल लीजिए। अब जैसे यहाँ पे पूछा है कि करंट कितना होना चाहिए, I2 कितना होना चाहिए, R1 R2 दे रखा है और I1 भी दे रखा है, यहाँ पे फिगर में 1 एम्पियर का करंट दे रखा है। तो हमें I2 निकालना है। कितनी बात सुन में? तो ये मेन फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग। अब I2 मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। I2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इंटू I1। देखो R2 इधर चला जाएगा, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर कर लिया, कॉमन स्क्वायर I1 कर लिया। ठीक है ना। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे हम लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर I2 अपॉन I1, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ये अभी आसान है क्योंकि इसको स्क्वायर यहाँ पे कॉमन स्क्वायर कर दिया। R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे करंट उल्टा हो गया, I2 अपॉन I1 हो जाएगा बस। या फिर ये तो है ही है, आपको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे R1 का वैल्यू कितना दे रखा है, इसका 4 सेंटीमीटर, नहीं 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ जाएगा 3 सेंटीमीटर को मीटर में अगर कर देते तो ऐसे हो जाएगा। और ये जो है ना 4 सेंटीमीटर है, इसको भी हमने ऐसे कर लिया, इसको स्क्वायर कर लिया और I1 को इधर ये हम लोग छोड़ देते, I2 निकालना है और I1 का वैल्यू 1 एम्पियर का दे रखा है। 10 टू द पावर -2 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 इधर से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा तो I2 आ जाएगा इतना एम्पियर। I2 इज इक्वल टू 9/16 एम्पियर का करंट चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल में क्या देखा गया कि इसमें सब कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ I1 R1 स्क्वायर, I2 R2 स्क्वायर ये बच के आ जाता है और फिर इसको हम लोग जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ये भी हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं या करा रहे हैं जिससे आपको एक स्टैंडर्ड फार्मूला मिल जाता है, एक कंसेप्ट के हिसाब से बहुत अच्छा सवाल भी हो जाता है और आगे जब आप किसी बुक से भी, किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ही हेल्प करेगा क्वेश्चन को करने में। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछते रहिएगा, समझते रहिएगा। नोट कर लिए, मैं अगले क्वेश्चन लिखाने जा रहा हूँ।